हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में प्लेटो की शिक्षा योजना से संबंधित जानकारी ली थी कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को शुरू करने से पहले उन्होंने एथेंस और स्पार्टा में किस प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलन में हैं उनका पूरा आकलन करने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा योजना बनाई थी। अब आज देखेंगे कि प्लेटो की उस शिक्षा योजना की विशेषताएं क्या थी। देखिए, सबसे पहली विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। राज्य द्वारा नियंत्रित, देखिए उन्होंने एथेंस की जो शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया था, एथेंस में यह था कि वहां एथेंस द्वारा राज्य के द्वारा शिक्षा दिलाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, जो भी अभिभावक अपने विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहता है वह स्वयं शिक्षा पर पैसे खर्च करे और ना ही अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा रखी है। दूसरी विशेषता देखें तो वह है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। प्लेटो की इस शिक्षा योजना से प्रत्येक विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। हर क्षेत्र से, सर्वांगीण हर क्षेत्र से उस विद्यार्थी का विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, प्लेटो ने इसी प्रकार के विषय रखे हैं। उसमें गणित भी है, दर्शन शास्त्र भी है, तर्क भी है, न्याय भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है। तो यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार के विषय रखे गए हैं जिन विषयों के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरी विशेषता देखते हैं, स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा। जिस प्रकार से स्पार्टा में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दिलाने का कार्य उस राज्य का था। जैसे ही विद्यार्थी की 7 वर्ष आयु हो जाती है, उस विद्यार्थी को शिक्षित करने का दायित्व सरकार का होता है और स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा दिलाने का कार्य राज्य का था समान रूप से। तो वही नियम यहाँ प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में रखा है। यहाँ पर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा का प्रावधान रखा है, यानी किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव की व्यवस्था यहाँ नहीं है। अगली विशेषता देखते हैं, शिक्षा प्रणाली के 2 भाग। हमने प्लेटो की शिक्षा योजना को देखा है, 2 भागों में उन्होंने शिक्षा योजना को बांटा है। एक प्राथमिक शिक्षा है और दूसरी उच्च शिक्षा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा तक जो 6 से 20 वर्ष तक की आयु के लिए रखी गई है। ठीक है, इसमें जो विद्यार्थी सफल होगा, यहाँ 20 वर्ष तक है। जो विद्यार्थी इसके बाद में जो सफल होगा वही उच्च शिक्षा में जा पाएगा। और यहाँ जो असफल हो गया, इनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 18 से 20 वर्ष जो 2 वर्ष का जो प्रशिक्षण दिया जाता है सैनिकों का, उसमें यहां असफल होने के बाद में भी वह सैनिक कार्यों में भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली प्लेटो ने 2 भागों में बांटी थी। अगली विशेषता है शरीर और मन का विकास। देखिए, यही हमने देखा था कि जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहा है प्राथमिक शिक्षा में ही, उसके लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा गया है। पाठ्यक्रम में क्या था, देखिए इसमें हम बात करें तो सिलेबस में शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा, इस 2 शिक्षा प्रचलन में थी। तो उसमें शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की शिक्षा दी जा रही थी और मन का विकास करने के लिए उनको संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी का शरीर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और मन मस्तिष्क जो है उसका पूरा विकास संगीत के माध्यम से हो जाएगा। अगला है दार्शनिक राजाओं की तैयारी। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो मुख्य विषय यह है कि वह अपने राज्यों में राज्य का जो राज कार्य जो पूरा जो भाग है वो दार्शनिक राजाओं के हाथ में देने की कोशिश है उनकी। तो वह इस शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजाओं की स्थापना करना चाहता है। तो इसलिए वह दार्शनिक राजाओं की तैयारी के माध्यम से और यह शिक्षा की योजना उन्होंने बनाई है। आगे कह सकते हैं अगली विशेषता है आयु वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम। बहुत अच्छी विशेषता है। आयु वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा में ही सारे सिलेबस को एक साथ रख दिया। देखिए हमने यहां भी देखा है 6 से 20 वर्ष तक की आयु में भी
3 भागों में उन्होंने बांट दिया है। प्रथम जो भाग जो है उसमें उन्होंने नैतिक से संबंधित शिक्षा का प्रावधान रखा है, बौद्धिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान रखा है, और लास्ट में जैसे ही बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाती है फिर उसके लिए सैनिक प्रशिक्षण जो अनुशासन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आयु के अनुसार और वर्ग के अनुसार, यानी वो प्राथमिक शिक्षा में है कि उच्च शिक्षा में है, दोनों वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने अपने शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद में हम अभी देखने वाले हैं प्लेटो की आलोचनाएं। अब हम देखते हैं प्लेटो की आलोचना। प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना इस आधार पर की जाती है। देखिए, सबसे पहले आलोचना है अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि आज के अगर लोकतांत्रिक देशों की अगर हम शिक्षा प्रणाली को देखें, इस देश की अगर प्लेटो की आदर्श से उस राज्य की शिक्षा योजना की अगर हम तुलना करें तो उसमें बहुत सारा अंतर है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा के बारे में अपने नगर में जिस शिक्षा योजना को लागू किया, उस नगर में और भी बहुत सारे अन्य वर्ग भी थे। बहुत सारे लोगों की शिक्षाओं के बारे में उसने कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। यूं कहे कि प्लेटो मौन है। सिर्फ कुछ लोगों तक ही यह शिक्षा जो थी वो सीमित थी। तो इस प्रकार से आज के इस लोकतांत्रिक युग को देखते हुए प्लेटो की शिक्षा योजना जो थी उसको अलोकतांत्रिक कहा जा सकता है। दूसरी आलोचना है साहित्य की उपेक्षा। हमने पाठ्यक्रम में देखा है सबसे ज्यादा उन्होंने गणित पर जोर दिया है। तो एक ही विषय पर जोर देना यह तार्किकता नहीं है, यह अच्छी शिक्षा नहीं कहा जा सकती। बहुत सारे अन्य साहित्य के विषय होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहीं भी अपना ध्यान नहीं दिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि साहित्य की उन्होंने उपेक्षा की है। बहुत सारे कलाकार होते हैं राज्य में, बहुत सारे शिल्पकार होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कहीं भी शिक्षा की बात नहीं की है। तो यूं कह सकते हैं साहित्य की उन्होंने उपेक्षा की है। तीसरी आलोचना है शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। देखिए, हमने देखा है प्लेटो की शिक्षा योजना 6 वर्ष से स्टार्ट होकर 50 वर्ष तक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो यूं कहें 6 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक तो विद्यार्थी शिक्षा ही प्राप्त करता रहेगा। फिर जिस उद्देश्य के लिए उनको शिक्षा दी जा रही है वह उद्देश्य प्राप्त कब होगा? तो इस प्रकार से कह सकते हैं बहुत लंबी शिक्षा है और बहुत सारा इसमें खर्चा भी होता है। 50 साल तक गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, उन अपने बच्चों पर पैसा ही खर्च करते रहेंगे। फिर वो शिक्षा का जो फायदा है, मुनाफा है, वो कब दे पाएगा? तो इस प्रकार से इसकी आलोचना शिक्षा क्रम लंबा है और यह खर्चीला भी है। अगली आलोचना है सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं। देखिए, प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है और आदर्श राज्य में उन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। पहला दार्शनिक वर्ग, जिसके लिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है। तो दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग होता है उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग जो है, इस वर्ग की ओर प्लेटो ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है। सबसे बड़ी आलोचना यही है कि उसने सिर्फ 2 वर्गों के लिए, एक दार्शनिक वर्ग है और एक है सैनिक वर्ग, बस शिक्षा इन 2 ही वर्गों के लिए है। बाकी उत्पादक वर्ग जो है उसके लिए शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में नहीं बताया है। तो इस प्रकार से कहे कि ये विरोधाभास है, अच्छी शिक्षा नहीं है। फिर है व्यक्ति के विकास का बलिदान। कैसे बलिदान? देखिए, जैसे हमने यहां देखा है एक लंबी प्रक्रिया है शिक्षा की। व्यक्ति बीच में अगर कुछ करना चाहे तो वो कुछ कर नहीं सकता। असफल हो गया तो निर्धारित उसके लिए पद दिए गए, वह उन पद तक ही सीमित रह सकता है। ठीक है, यहां अगर हम देखें कि कोई एक जो 20 वर्ष की आयु तक उसने शिक्षा प्राप्त की और 20 वर्ष में वो किसी कारण असफल हो गया, तो दोबारा से वह उच्च शिक्षा में जाने के लिए उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी मार्ग निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से यूं कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। विद्यार्थी एक बार असफल हो जाता है, लेकिन असफल होने के बाद में यह नहीं कहा जा सकता कि उसके विकास के मार्ग बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, वो दूसरे प्रयास के माध्यम से आगे जा सकता है। लेकिन यहां प्लेटो ने कुछ नहीं बताया है। तो ये कह सकते हैं व्यक्ति के विकास का
बलिदान कर देता है प्लेटो यहाँ। फिर है शिक्षा सिद्धांत के साथ नेतृत्व के साथ समबद्धता गलत है प्लेटो की। प्लेटो का मकसद क्या था कि शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से 50 वर्ष तक जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसको फिर क्या देंगे, नेतृत्वकर्ता की पोस्ट देंगे, यानी दार्शनिक राजा वह कहलाएगा। लेकिन क्या वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद में 100% श्योर है क्या कि वही नेतृत्वकर्ता के रूप में अच्छा साबित होगा? ये शिक्षा के साथ में उसने जोड़ करके बहुत ही गलत कार्य किया है। एक 50 वर्ष तक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद में अगर वह एक दार्शनिक राजा बनता है तो हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां भी रह गई होगी, ठीक है। तो उन कमियों से संबंधित उसने किसी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं उसने जो दार्शनिक राजा के साथ में शिक्षा को जो जोड़ा है वो प्लेटो ने सही नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाएं इस प्रकार से थी। हाँ, ठीक है बच्चों।